हाँ भाई, फाइनल ईयर। चलिए, यहाँ तो बात रही आपके एमोसीट लार्वा के बारे में। अब हम बात करेंगे इसके परिसंचरण तंत्र के बारे में। ठीक है, जब हम बात करें परिसंचरण तंत्र के बारे में तो चलिए क्लास पहले एक लीनियर डायग्राम देख लेते हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा क्लास, सॉरी। जब हम बात करें इसके परिसंचरण तंत्र के बारे में तो इसके पूरे शरीर में से, भाई यहाँ हम बात किसके कर रहे हैं, पेट्रोमाइजोन की। तो पेट्रोमाइजोन में जो पूरे शरीर में से ब्लड जो है कहीं ना कहीं आके तो स्टोर होता होगा भाई, कहीं ना कहीं आके तो कलेक्ट होता है ना, सब जगह से आके जगह कलेक्ट होता है तो वो आगे बढ़ता है ना। तो वो प्लेस जहां पर शरीर के विभिन्न भागों से जो ब्लड है, जो रक्त है, वो एक जगह आता है, वो उस स्थान को हम बोलते हैं साइनस वेनोसिस। ठीक है, तो साइनस वेनोसिस से क्या होता है, सभी भागों में से ब्लड जो है वो यहीं आके एकत्रित होता है और फिर उसके बाद ब्लड जो है ऑरिकल में जाएगा, ऑरिकल से वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से वेंट्रल ऑर्टा, वेंट्रल ऑर्टा के बाद ये जाता है एफरेंट ब्रैंकियल ऑर्टा में। किसमें जाता है, एफरेंट ब्रैंकियल ऑर्टा में जाता है। अच्छा, अब थोड़ी देर रुकिएगा, समझिएगा। यहाँ पर दो टर्म हमेशा बताए जाते हैं, एक होता है एफरेंट और एक होता है इफरेंट। दोनों में डिफरेंस क्या है, ये जो एफरेंट ब्रैंकियल ऑर्टा होता है, यानी कि एफरेंट ब्रैंकियल समझिए आप, एफरेंट वर्ड या एफरेंट शब्द कहीं भी आएगा तो इससे तात्पर्य है ये हमेशा अशुद्ध रक्त को लेकर आता है। किसको, अशुद्ध रक्त को लेकर चलता है ये हमेशा। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, ये अशुद्ध रक्त को कौन लेकर आता है गिल्स में, एफरेंट ब्रैंकियल ऑर्टा। अब ये अशुद्ध रक्त जो है वो कहाँ तक पहुंच चुका है, गिल्स में। ठीक है, गिल्स में अशुद्ध रक्त से मतलब क्या होता है, ऐसा रक्त, ऐसा खून जिसमें ऑक्सीजन ना हो, क्योंकि उनका तो यूज कर लिया होता है ना हमारे बॉडी पार्ट्स ने, है ना, तभी तो वो कैसा हो चुका होता है, अशुद्ध रक्त, उसमें क्या चीज नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। तो गिल्स में जब ये आता है आपका अशुद्ध रक्त, तो गिल्स में क्या होगा, ये जो रक्त है वो शुद्ध रक्त में बदल जाता है।
शुद्ध रक्त से मतलब है इसमें ऑक्सीजन मिल जाती है। आपका जो रक्त होता है उसमें ऑक्सीजन मिल जाती है और वही चीज क्या हो जाती है, शुद्ध रक्त कहलाई जाती है। ठीक है, अब ये गिल्स में कौन सा ब्लड है आपका, शुद्ध रक्त है। ठीक है, अब उस शुद्ध रक्त को आपका इफरेंट ब्रैंकियल ऑर्टा जो है वो लेता है। भाई गिल्स में से कुछ वो निकलती है ना, ऑर्टा निकलती है, आर्टरीज तो निकलेंगी कुछ ना कुछ, तो वो आर्टरीज जो है उन्हें हम क्या बोलते हैं, इफरेंट ब्रैंकियल ऑर्टा। ठीक है, यानी कि इफरेंट ब्रैंकियल आर्टरीज वो क्या करती हैं, इस शुद्ध रक्त को मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डोर्सल ऑर्टा में लेके जाएंगी, पृष्ठ ऑर्टा में लेके जाएंगी, जहां से उनका वो क्या हो जाएगा, वितरण हो जाएगा। वितरण भी किसमें होगा, विभिन्न विभिन्न भागों में उसका वितरण हो जाता है। ठीक है, क्लियर, एक बार फिर समझिएगा। यहाँ हम बात कर रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। तो जब हम बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो इसमें सबसे पहले वेनोसिस साइनसिस होता है, जहाँ पर इस पेट्रोमाइजोन के विभिन्न भागों से जो रक्त है वो कहाँ आगे बात कर लेते हैं फिर हम। उत्सर्जन, ठीक है, जब हम बात करें क्लास उत्सर्जन के बारे में, तो इसमें उत्सर्जन जो है, ठीक है, वो किससे होगा, आपका मीसोनेफ्रिक नेफ्रिडिया से होगा। ठीक है, तो इसमें किडनी जो है वो कैसी होती है, मीसोनेफ्रिक टाइप की होती है। इसमें वृक्क जो है वो किस प्रकार के पाए जाते हैं, मीसोनेफ्रिक टाइप के। ठीक है, अब ये मीसोनेफ्रिक टाइप क्या होता है, मतलब मीसोनेफ्रिक प्रकार क्या होता है, समझिएगा, नाम से ही पता चल रहा है, मीसो। ठीक है, तो मीसोनेफ्रिक की उत्पत्ति जो है वो मीसोडर्म से होती है। ठीक है, मतलब ऐसी किडनी, ऐसा वृक्क जिसकी उत्पत्ति मीसोडर्म से होती हो, उस प्रकार के वृक्क को हम कहते हैं मीसोनेफ्रिक टाइप। ठीक है, क्लियर होगा आई थिंक। अब इसमें होता क्या है उत्सर्जन में, सबसे पहले यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है, ठीक है, उसमें से मतलब यूरिन जो है वो छनकर किस में आता है, यूरेटर में आएगा। किस में जाएगा, यूरेटर में आएगा। यूरेटर में से होता हुआ फिर जाता है
यूरिनोजेनाइटल साइनस में, किस में जाएगा? यूरिनोजेनाइटल साइनस में जाता है। यूरिनोजेनाइटल साइनस में से होता हुआ फिर ये यूरिन जाता है यूरिनोजेनाइटल पैपिली में, और यूरिनोजेनाइटल पैपिला के बाद वो जो उत्सर्जक पदार्थ है, ठीक है, वो बाहर निकाल दिए जाते हैं, बाहर एग्जिट हो जाएंगे, ठीक है। इनके हिंदी रूपांतरण देख लेते हैं जरा एक बार। अब जरा समझिएगा हिंदी में भी। इसमें जो उत्सर्जक पदार्थ है वो मूत्र जनन नलिकाओं से छनकर मूत्र वाहिनी में आएंगे, मूत्र जनन नलिकाओं से छनकर मूत्र वाहिनी में आएंगे, और इस मूत्र वाहिनी से होते हुए मूत्र जनन कोटर तक पहुंचते हैं। मूत्र जनन कोटर से होते हुए मूत्र जनन पैपिला में, और वहां से मूत्र जनन पैपिला से वो बाहर निकाल दिए जाते हैं, मतलब उत्सर्जित कर दिए जाते हैं। क्लियर? चले आगे बात कर लेते हैं अब हम। इसमें अब हम बात करेंगे क्लास नेक्स्ट टॉपिक की। आप लोगों ने मिक्सिन का नाम सुना होगा। ये एक फिश होती है जिसे हम हैग फिश के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? हैग फिश के नाम से भी जानते हैं। लेकिन जनरली आप लोगों के में जो टॉपिक आता है वो मिक्सिन, मतलब हैग फिश और पेट्रोमाइजोन, इन दोनों में अंतर को लेकर ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इनमें किन किन को लेकर बनते हैं? एक तो मिक्सिन मतलब हैग फिश और पेट्रोमाइजोन में अंतर। तो चलिए देख लेते हैं हम अंतर। पेट्रोमाइजोन एंड दिस इज अ हैग फिश, मतलब आपके मिक्सिन। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पेट्रोमाइजोन की, तो पेट्रोमाइजोन होते हैं आपके एक्टोपैरासाइट, मतलब बाह्य परजीवी। जबकि जो मिक्सिन है वो कैसा होता है? ये फिश होती है आपकी अंतः परजीवी। कैसी होती है? अंतः परजीवी। अच्छा, मगर ये अंतः परजीवी कैसे होती है समझिएगा। ये भी किस तरह से किसी भी अपने होस्ट को, मतलब जो भी इसका पोषक है, उसके गिल्स से जाकर चिपक जाती है, और गिल्स में जो पाउचेस होते हैं उनसे गिल्स में से होती हुई अंदर प्रवेश कर जाएगी शरीर के, और शरीर प्रवेश करने के बाद जो उसके विसरल, जो आंतरिक जो अंग होते हैं, है ना, उसके विसरल ऑर्गन्स हैं,
उनको धीरे धीरे खाना स्टार्ट कर देती है। तो इस प्रकार से वो एक अंतः परजीवी होती है। जबकि पेट्रोमाइजोन तो एक्टोपैरासाइट होता है ना, बाह्य परजीवी बताया भी था कि भाई वो अपने सेक्टोरियल माउथ से किसी भी अपने पोषक से चिपक जाता है, अपनी जीभ को इस तरह से उस पर रगड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है उसमें से ब्लड निकलने लगेगा और वो सब करता है। यही बताया था आप लोगों को। तो ये तो आपको पता है कि तो एक्टोपैरासाइट की तरह होता है। और आपका मिक्सिन जो है वो कैसी है, वो आपकी अंतः परजीवी होती है। नेक्स्ट सॉरी जी, ये समुद्र व स्वच्छ जल दोनों में पाए जाते हैं। जबकि जो हैगफिश होती है वो सिर्फ और सिर्फ समुद्री जल में पाई जाती है। ठीक है, जबकि हैगफिश कहाँ पाई जाती है, सिर्फ और सिर्फ समुद्री जल में पाई जाएगी। इनमें कपाली तंत्रिकाएं मतलब क्रेनियल नर्व्स जो हैं वो इनमें 10 पेयर्स होती हैं, मतलब 10 जोड़ी। ठीक है, जबकि हैगफिश में 8 जोड़ी क्रेनियल नर्व्स पाई जाती हैं। ये इनमें बहुत छोटी छोटी हुआ है अंतर। इनमें अप्रत्यक्ष परिवर्धन होता है। हाँ, अप्रत्यक्ष परिवर्धन होता है, और जबकि हैगफिश में प्रत्यक्ष परिवर्धन। समझिएगा, अप्रत्यक्ष परिवर्धन मतलब इनमें लार्वा अवस्था पाई जाती है। ठीक है, जबकि प्रत्यक्ष में लार्वा अवस्था जो है वो एब्सेंट होती है। ठीक है, अब चूंकि इसमें लार्वा अवस्था पाई जाती है पेट्रोमाइजोन में, तो इसके लार्वा को हम किस नाम से जानते हैं, एमोसीट लार्वा। यही तो बताया था। और उसमें तो लार्वा अवस्था है ही नहीं, तो उसको तो आप छोड़ भी सकते हैं। ये द्विलिंगी होती है और हैगफिश जो है वो एक लिंगी जंतु है। इनमें लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, तो आप लोगों को पहले ही बताया था जब इसके आहार नाल के बारे में बताया गया था कि इसमें क्या पाई जाती है, लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। और ये लार ग्रंथियां किसका स्त्रावन करती हैं, एंटीकोगुलेंट का, मतलब प्रतिस्कंदक का ये क्या करती हैं, प्रतिस्कंदक का ये स्त्रावन करती हैं। जबकि हैगफिश में लार ग्रंथियां जो हैं वो एब्सेंट होती है। ठीक है, तो ये इसमें बहुत छोटे छोटे लेकिन मेजर डिफरेंसेस हैं जो इन दोनों में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसमें और भी डिफरेंसेस होते हैं जिनके बारे में फिर हम क्लास कल बात करेंगे। ठीक है मैम।